हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज बच्चे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एथिक्स का पार्ट सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एथिक्स ऑफ सीएस प्रोफेशनल, उसका पार्ट सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं पहले, इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कि पार्ट सी ना बच्चे 2 चैप्टर कंटेन करता है आपके, और इन 2 चैप्टर्स में से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट सी इज ऑफ 20 मार्क्स। और ये पार्ट सी जो 20 मार्क्स का है, इसमें टोटल मिला के 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है रिपोर्टिंग का और एक चैप्टर है इंटरनल कंट्रोल का। और जो ये चैप्टर रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल के 2 चैप्टर्स हैं, ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट 10 मार्क्स का दोनों टॉपिक कवर करता है, दोनों चैप्टर कवर करता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिस्टमैटिक स्टडी करते हुए इसको पढ़ेंगे। और आज हम लोग रिपोर्टिंग का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। एथिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ने का एक गोल्डन रूल, आप स्टेटमेंट्स तो अपने ही लिखेंगे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, जो वर्ड्स यूज करने हैं, जो वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करने हैं, वो यही होने चाहिए जो आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप अपने नॉर्मल वर्ड्स लिखेंगे तो हो सकता है कि अपने स्टेटमेंट्स और अपने वर्ड्स को खुद यूज करते समय आप बहुत लेमैन लैंग्वेज लिख दें, और लेमैन लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आपको वर्ड्स यूज करने हैं जो टेक्निकल हैं। स्टेटमेंट आप अपना फ्रेम करिए। तो हम लोग ध्यान देंगे, ऐसा देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स टेक्निकल्स हैं, क्या क्या हम लोग को मेंशन करना जरूरी है। तो उसके बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम रिपोर्टिंग का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अगर मैं आपसे बिल्कुल जेनरिक मीनिंग पूछूं कि रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, तो हम ऐसे कहते हैं कि रिपोर्टिंग का मतलब इट्स लाइक अपनी परफॉर्मेंस के बारे में लोगों को बताना। हमने जो जो किया, वी नीड टू एक्सप्रेस दैट टुवर्ड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को डिस्क्लोज करता है। प्रेजेंट टाइम पे ना डिस्क्लोजर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। आज के टाइम पे बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है बच्चे? ट्रांसपेरेंसी। दैट पर्टिकुलर बिजनेस लीड्स टू सक्सेस। वो पर्टिकुलर बिजनेस जो होता है वो सक्सेस की तरफ ग्रो करता है। ये जो डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग। हमको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं टू द स्टेक होल्डर्स। जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना, आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा ये कि स्टेक होल्डर्स में शेयर होल्डर्स इंक्लूड होते हैं। शेयर होल्डर्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। और इसके अलावा बहुत सारे रिलेटेड पर्सन होते हैं जो स्टेक होल्डर्स के डेफिनेशन में कवर होते हैं, लाइक गवर्नमेंट, like employees of the organization, customers of the organization, creditors, debtors of the organization, suppliers of the organization। और जब हम शेयर होल्डर की बात करते हैं ना, तो हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखते हैं, इन्वेस्टर। क्या लिखते हैं बच्चे? इन्वेस्टर। और आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए इन्वेस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, पहले जो हमारी स्टडी होती थी ना, जब हम पहले डिस्क्लोजर्स के बारे में पढ़ते थे या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते थे, तो हम अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर सिर्फ इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए स्टडी करते थे। हम ये कहते थे ऐसी एक्टिविटीज हमको करनी है जिससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, इन्वेस्टर अपना पैसा लेकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को वी यूज टू कीप देम एट द बैक फुट। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सारे स्टेक होल्डर्स एक ही पोजीशन होल्ड करते हैं, सब अपफ्रंट हो चुके हैं, अब बैकफुट पे कोई भी नहीं है। हाँ, बट हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेक होल्डर का अपना एक क्राइटेरिया है, अपनी एक पोजीशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स आर रियली हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बच्चे रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, तो हम रिपोर्टिंग को ऐसे बोलते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। क्या वर्ड यूज करो बच्चे? इट इज अ structured way of presenting information regarding organization's performance। बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग। ये दूर दूर बच्चे मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं अभी इस पर थोड़ा सा फोकस करने जा रहा हूं, और ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग कुछ नहीं है सर, रिपोर्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड मैनर है। स्ट्रक्चर का मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर बेसिस,
एक तरीका है जिसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। क्या चीज कन्वे कर रहे हैं सर? इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखने आपको दो चार वर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, एक तो हमको स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है, और जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल बी इन रिगार्ड्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चे, ये रिपोर्टिंग हम किसको करने जा रहे हैं? दिस रिपोर्टिंग इज डन टू द फॉर द सेक ऑफ स्टेक होल्डर्स। फिर आगे ध्यान से सुनिएगा, जब हम बोलते हैं ना ये इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन, तो कहते हैं रिपोर्टिंग ना बच्चे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनमें से आपने दोनों के ही बारे में थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा भी पढ़ा होगा, बट इस स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं पढ़ा होगा जिस स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। जब हम बच्चे रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं ना, तो रिपोर्टिंग दो तरीके की बेसिकली हमारे पास आई। कैसी कैसी? एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत तरीकों से की जाती है। लाइक आपने शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट पढ़ी, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा, फिर हम ये भी देखते हैं कि जिन कंपनीज के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, इंडेस, आजकल उनके प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो चुका है, वो अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और जिन ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं उनके प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। हम ऐसे बोलते हैं कि पहले ना हम लोग बैलेंस शीट को टी शेप फॉर्म में बनाते थे, हॉरिजॉन्टल शेप में बनाते थे, जो आज भी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनती है। लेकिन आज जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट बीच में अपना रोल प्ले करने आता है, और यहां पर प्रेजेंटेशन करने का एक स्ट्रक्चर्ड मैनर दिया हुआ, वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट दी हुई है। जैसे आप पहले वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में पढ़ते थे कि फर्स्ट यूज टू कम द लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, देन कम्स द सेकंड पार्ट एसेट्स। आज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अपोजिट हो चुका है, अब पहले एसेट्स आ रही है एंड देन लायबिलिटीज आ रही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेक होल्डर। और यहां पर जो हम बोले ना शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट बनती है, पेनल बनती है, ये बैलेंस शीट एंड पेनल यूज टू गिव अस द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐसा पार्ट नहीं है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंस के रिगार्डिंग। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमको ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अलावा अगर आपने कभी देखा होगा, आपने जब शेयर इशू के बारे में पढ़ा होगा, या आपने देखा होगा जब कंपनी कोई सिक्योरिटीज इशू करती है, क्या इशू करती है? सिक्योरिटीज इशू करती है, तो वो स्टेक होल्डर्स को ना प्रोस्पेक्टस देती है। क्या देती है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर कन्वेइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर कंसर्न। और ये प्रोस्पेक्टस में ना हम बात करते हैं कि सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, वैसे प्रोस्पेक्टस कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। बट यहां पे प्रोस्पेक्टस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, लाइक ईपीएस, अर्निंग पर शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ द कंपनी। एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की अर्निंग पर शेयर कितनी है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि प्रोस्पेक्टस में सिर्फ ईपीएस के बारे में ही दिया होता है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्या? अर्निंग पर शेयर। इसके अलावा हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आपने बैलेंस शीट में ऐसे देखा होगा कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं ना तो हम उस प्रीवियस ईयर के डेटा से, प्रीवियस ईयर के डेटा से करंट ईयर के डेटा को मैच करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? एक कंपैरेटिव स्टडी। और ये कंपैरेटिव स्टडी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को एक दूसरे से मैच करने का मौका देता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन की क्या सिचुएशन थी और एक साल के बाद आज करंट ईयर में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या पर्टिकुलर कंडीशन है। ये सारी चीजें ना हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस के बारे में बताती हैं।
उम्मीद करता हूं बच्चे आपको बात समझ में आई होगी थोड़ी सी। अगर हम ऐसे बोलें कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको हेल्प करता है, तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना बच्चे, ये हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन ascertaining helps in ascertaining financial position of an organization। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि वेयर फाइनेंशियली वी आर स्टैंडिंग टुडे इन अ करंट पीरियड। बात समझ में आई बच्चा? चलो, तो ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हम आते हैं नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बच्चे जो है ना, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जस्ट अपोजिट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम जितनी भी चीजों की बात करते थे ना, देवर इन मॉनेटरी टर्म्स, वो मॉनेटरी टर्म्स में होती थी। बट आज जब हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं ना, तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज का जो स्टेक होल्डर है ना, वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता, और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वो कंसीडर करता है। अभी एक एग्जांपल लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड चीज, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। सोसाइटल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट। जब हम इन चीजों की बात करते हैं ना बच्चे, तो ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल नॉर्मल सा। सपोज कर लो कि यू आर एन इन्वेस्टर, आप एक इन्वेस्टर हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना चाहते हो, और मैं आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन यहां पे देता हूं। मैं यहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, और आप बताइएगा इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, और इस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की गिवन है ना सर, पिछले लास्ट 5 क्वार्टर से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। क्या अर्न कर रही है? प्रॉफिट्स। हमेशा इसका प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। जो इसका ग्रोथ मैप है, जिसका क्या है? ग्रोथ मैप, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ रहा है। किसमें बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड में। आजकल ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंफॉर्मेशन को चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि असर्टेन करना आसान हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसी चल रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद हम इसके अर्निंग पर शेयर पे गए, तो हमको पता लगा इट्स लाइक शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, बट दे आर प्रोवाइडिंग रिटर्न्स ऑफ से 25 रुपीज। बहुत अच्छी कंपनी है, 10 रुपए का शेयर लो, 25 रुपए रिटर्न लो। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जाते हैं, तो हमको पता लगता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या कर रहा है? गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हैवी प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है ना, इस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में है तो बहुत प्रॉफिट, लेकिन सर ये इन्वायरमेंट को बहुत हार्म कर रहा है। इसको हार्म कर रहा है, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म प्रोवाइड कर रहा है। हम ऐसे बोलते हैं कि प्लास्टिक यूज बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स का यूज कर रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत हैवी रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब बताइए, सब कुछ अच्छा था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन क्या इस एनवायरमेंटल फैक्टर के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका डिसीजन थोड़ा सा फंबल करेगा? अब आप सोचोगे कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। क्यों क्यों? ध्यान से सुनिएगा। आ जाती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। इसके बारे में आपने एनवायरमेंटल लॉस पढ़ते समय पढ़ा होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ना आज प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ना जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म होगा, तो पहले हमसे अप्रूवल लीजिए। पहले आप हमको बताइए कि आप ऐसे मेजर्स लेंगे जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म लेस, मिनिमम टू मिनिमम पॉइंट पे होगा। क्योंकि अगर आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, भले ही वो जितना मर्जी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, अगर वो एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, हम उस पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो नहीं करने देंगे। अब सिर्फ हो सकता है कि इस एनवायरमेंटल हार्म की वजह से आज ही कंपनी को नोटिस आ जाए और उसका गुड बनना बंद हो जाए, उसकी कमोडिटी वो जो मैन्युफैक्चर कर रही थी वो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए। अब इस सिचुएशन में देखिए, आपने आज पैसा लगाया, 2 हफ्ते के बाद नोटिफिकेशन आ गई,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से टू द ऑर्गेनाइजेशन कि आपका जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, उस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में हमारा इन्वायरमेंट बहुत हार्म हो रहा है, इस वजह से हम आपके गुड्स को आगे मैन्युफैक्चर नहीं होने देंगे। आपका इन्वेस्टमेंट वहीं के वहीं ठप हो गया, बेकार हो गया। इसीलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं बच्चे कि आप जो आज प्रेजेंट टाइम पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस में लेकर आते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने कन्वे नहीं करना, आपने उसकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर करना है, जिसमें एक हमारा पर्टिकुलर पॉइंट था एनवायरमेंट को लेकर। सेकेंड नंबर चीज, सोसाइटल डेवलपमेंट। सोसाइटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में तो समझते हैं पहले। सोसाइटल डेवलपमेंट का मतलब बच्चे ये है कि सोसाइटी आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना एक्सेप्ट कर रही है। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में एक रेपुटेशन होती है, एक इमेज होती है। ध्यान से सुनिएगा, सपोज आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, बट वो चाइल्ड लेबर का यूज करता है, चाइल्ड लेबर का यूज हो रहा है वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में। सर उस ऑर्गेनाइजेशन में ना ऐसी कॉमोडिटीज बन रही हैं, क्या बन रही हैं, ऐसी कॉमोडिटीज बन रही हैं जो शायद सोसाइटी के बहुत सारे सेक्टर्स को, सोसाइटी के बहुत सारे सेक्टर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ना एक शॉर्ट टर्म के लिए तो ग्रो करेगा, बट उसके बाद जब सोसाइटी उसको अपोज करने लग जाएगी ना, तो इन दैट सिचुएशन वो पर्टिकुलर बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। जब सोसाइटी के अगेंस्ट कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, तो हम लोग ना एक टाइम पे उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ना हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा है। देखो बच्चे, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ना बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि इन्वायरमेंट हार्म होगा, लेकिन ना हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या वेटेज है रिगार्डिंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स, रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, और सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि उसके पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करते करते इन्वायरमेंट को कितना हार्म हो रहा है। अगर कंपैरेटिवली कंज्यूमर की डिजायर्स ज्यादा बेटर फुलफिल हो रही हैं और इन्वायरमेंट बहुत कम हार्म हो रहा है, तो हम फिर भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। सोसाइटी को हार्म हो रहा है बट एट अ मिनिमम लेवल, अगर मिनिमम लेवल पे हार्म हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम अलाउ करेंगे, चलेगा। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें और बोले इतना फायदा नहीं हो रहा जितना नुकसान हो रहा है रिगार्डिंग एनवायरमेंट, रिगार्डिंग सोसाइटी, तो इन दैट सिचुएशन हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया ना, तो एनवायरमेंट को इतना ज्यादा फोकस करते हुए स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई गई थी, लेकिन आज के टाइम पे मैंने बोला हमको हर एक स्टेक होल्डर को कंसिडर करना है, सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करना है, अदरवाइज देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हम लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस ना कर पाए। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेन करके चलना है तो आपको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों पर फोकस करना होगा। और ध्यान रखिएगा, इन पर्टिकुलर रिपोर्टिंग्स में जितनी चीजें आप कन्वे करोगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को वो इंपैक्ट डालेगी, किसी ना किसी स्टेक होल्डर को जरूर वो इंपैक्ट डालेगी। इसी वजह से हम सबसे पहले, अब हम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले ना आपको एक बार अपने बुक में दिखा देता हूं, ये मैटर में दिखा देता हूं कि आप इस मैटर में क्या पढ़कर आ चुके हैं अभी तक और क्या अब आगे आपने पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे देखें तो रिपोर्टिंग की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे of presenting information about one's का मतलब about organization's performance, एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने बोला कि इंफॉर्मेशन ना बच्चे दो तरीके की हो सकती हैं, एक इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल नेचर की होगी वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आ गई, एक इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फॉर्म में भी जाएगी। जो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फॉर्म में जाएगी ना, दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनके टर्म्स में दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो हम देते हैं एक स्टेक होल्डर को, वो क्या क्या देते हैं। तभी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेक होल्डर्स इक्विटी, कि क्या पर्टिकुलर कितने स्टेक होल्डर्स, कितने हम ऐसे बोलते हैं स्टेक होल्डर्स वर्ड ना यूज करके हम ऐसे बोलते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है,
किसने कितना कितना शेयर होल्ड किया हुआ है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम ऐसे भी देखते हैं कि डोमेस्टिक में कितना शेयर्स होल्ड हुआ है और फॉरेन शेयर होल्डिंग कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ऐसे बोल रहे हैं क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स टू स्टेक होल्डर्स। जो ये हम बोल रहे हैं ना, जो क्वार्टरली एंड एनुअल की बात करें, एनुअली तो हर किसी को प्रेजेंट करना होता है, बट जनरली लिस्टेड एंटिटीज के केस में आप देखते हैं कि उनको क्वार्टरली रिपोर्टिंग्स भी करनी होती हैं एज पर सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस रेगुलेशंस के बेसिस पे। फिर उसके बाद हम ऐसे भी देखते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करता है, वहां से भी हमको पता लगता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। देन कम्स द प्रोस्पेक्टस कि जब हम कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या कॉमन स्टॉक इशू करते हैं तो एट दैट टाइम हम अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोस्पेक्टस ग्रांट करते हैं और उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू भी हमको बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, जब हम ऐसे बात करते हैं ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से फायदा क्या है? मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है या स्टेक होल्डर को फायदा है? कोई ना कोई तो एडवांटेज होगा ना, तभी तो हमसे रिपोर्टिंग करवाई जा रही है। अच्छा, रिपोर्टिंग पहले ना इट वाज लाइक वॉलेंट्री बेसिस पे, कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी स्टैंडर्ड्स में तो हमको वो फॉलो करना होता था, अदरवाइज हम वॉलेंट्री बेसिस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करता था वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपा ले जाता था। और हम अपने इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे हम ऐसे बोलते हैं कि अगर लॉ हमसे कोई चीज बताने को बोल रहा है तो हम बताएंगे, अपने आप हम कम चीजें बताते हैं। बहुत बड़े बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो जनरली ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं जिससे वो ज्यादातर चीजें डिस्क्लोज कर पाए, क्योंकि वो फेयर मैनर में वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन फेयर मैनर में वर्क नहीं कर रहा वो आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन छुपा ले जाता है। इसी वजह से लॉ में ही रिपोर्टिंग के तरीके बता दिए गए। लॉ ने ही बताया, कंपलसरी कर दिया, क्वार्टरली रिपोर्ट देना है, एनुअल रिपोर्ट देना है, कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए, कंपलसरी डिस्क्लोजर्स बता दिए। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अकाउंट्स में एग्जीक्यूटिव में पढ़ते थे ना, तो वहां पे आपने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक बहुत बड़ा पार्ट होता था डिस्क्लोजर्स का। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर कराया जाता था एंड दैट डिस्क्लोजर इज ओनली अ रिपोर्टिंग। आ रही बात समझ में बच्चे? बोलो, ध्यान से समझ में आ गई है? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हम ऐसे बोलते हैं कि सर दो लोगों की यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ना वो टू प्राइमरी पर्पस फुलफिल करता है। पहला पर्पस मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। सेकेंड नंबर पर्पस इन्वेस्टर को हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टर। मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजंस। डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी जो मैनेजमेंट की होती है ना वो बहुत हद तक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होती है। और सेकेंड नंबर पे जब हम बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कैसे हेल्प करता है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, इनको हेल्प करता है कैसे? बाय गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो दो तरीके के मेन पर्पस हो गए, एक रिगार्डिंग मैनेजमेंट और रिगार्डिंग अदर शेयर होल्डर्स। नीचे आएंगे ना तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको एक छोटी सी एनालिसिस दी है, और अगर आप इस टेबुलर फॉर्म को पढ़ते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, मैं आपको पहले बताता हूं बाद में आप पढ़िएगा। पहले हम नीचे आते हैं, हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम बात कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये जो बच्चे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, आप प्लीज अपने नोट्स बनाते चलिएगा इसके साथ। ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो सर ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू हेल्प मिलती है। सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं इट्स लाइक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर को किस तरीके की हेल्प मिलती है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन लेते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जिसको आप कोई दूसरे नाम से भी जानते हैं लाइक फाइनेंशियल ऑडिटर। देन कम्स हमारा ऐसे कह देते हैं अदर स्टेक होल्डर्स। हम इन चार पोर्शन में ऑब्जेक्टिव्स को जानने की कोशिश करते हैं। जब हम इन चार पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं ना, तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं लाइक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे हेल्प करती है? इन डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग जो है ना वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत हद तक हेल्प करती है। सेकेंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बेंचमार्क सेट करने में। बेंचमार्क इज टर्म्ड एज लाइक स्टैंडर्ड्स सेट करने में। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ना एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है और हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक अपकमिंग स्टैंडर्ड भी सेट करती है, क्योंकि जब हम टारगेट बेस्ड एक्टिविटी करते हैं ना तो हमको पता होता है कि हमको किस टारगेट तक जाना है। अच्छा, एक टारगेट अचीव हो जाता है, देन कम्स द नेक्स्ट टारगेट।
वो उससे भी बेटर होगा, वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड तभी सेट कर पाएगा जब उसके पास प्रॉपर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक जगह पे क्लब होके होगी। और मैनेजमेंट को ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू बहुत हेल्प करता है। सेकेंड नंबर इन्वेस्टर आता है। इन्वेस्टर तो खाली इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है। इसके बारे में सोचता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में। अच्छा, हम सिर्फ इन्वेस्टर ना लेकर के यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन और ले लेते हैं। लाइक हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंडर है, ये भी तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर है। इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, ओनरशिप गेन कर रहा है। लेंडर इज एक डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटीज होल्ड की हुई है उसने। वो भी तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा ना जहां से उसको रिटर्न आती हो। ऑल्दो हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि सिक्योरिटीज होल्डर्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड, बट देन ऑल्सो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करे जहां उसका पैसा डूब जाए और बाद में लिक्विडेशन में आ जाए, बाद में उसको पैसा मिल रहा है। हर कोई फेयर रिटर्न चाहता है। तो इन दैट सिचुएशन एक लेंडर एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। स्टैचुटरी ऑडिटर और फाइनेंशियल ऑडिटर, हमारे ऑडिटर साहब जो होते हैं ना, ये ऑडिट तभी परफॉर्म कर पाएंगे, ये ऑडिट तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब इनके पास थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी? ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। टिल द टाइम ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑडिट परफॉर्म कैसे होगी? इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ऑडिट कैसे होगी? एक ऑडिटर को स्टार्टिंग में ही इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके पास प्रॉपर रेलिवेंट डेटा ही नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देन कम्स लास्ट में अदर स्टेक होल्डर्स। अदर स्टेक होल्डर्स जनरली परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं। परफॉर्मेंस किसकी? कि हाउ मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके से मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कहीं ना कहीं इन चारों ही पर्सन को हेल्प करती है अपना एक पर्टिकुलर कंसर्न रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान रखिएगा। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, आप 2 मिनट में जरा एक बार ये जो पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म बनी हुई है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखे, एक बार इसको रीडिंग करिए फटाफट से, आपका सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना, आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है, आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक रीडिंग मारेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके सामने, आप एक रीडिंग भी मारेंगे तो यू विल बी एबल टू कोप अप दैट। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसके किसके बारे में बात करता है? ऑल्दो हम सब चीज पढ़ चुके हैं, बट देन ऑल्सो एक छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हेल्प करता है। तो ध्यान रखिएगा, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना, इट यूज टू गिव्स एन ओवरव्यू। ओवरव्यू रिगार्डिंग व्हाट? कहते हैं ओवरव्यू रिगार्डिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा है उसकी वर्किंग का, ऑन एनवायरमेंट या ऑन सोशल इम्पैक्ट, ऑन सोसाइटी। तो हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो भी वर्किंग कर रही है, अगर उसकी वजह से एनवायरमेंट हार्म हुआ है तो किस लेवल तक का एनवायरमेंट हार्म हुआ है। आज प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट हार्म अगर करते हैं तो ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लेते हैं जिससे वो एनवायरमेंट पॉल्यूट होने से बचा लें, या जो एनवायरमेंट पॉल्यूट हुआ है उसको ठीक भी करें, उसको अनपॉल्यूट भी करें। जैसे आज हम ऐसे बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसका जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो वेस्ट है ना वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर सकता है। तो वो ऐसे मेजर्स भी उठाता है जिससे कि वो पर्टिकुलर वेस्ट रिसाइकल हो सके। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमको उस इंपैक्ट के बारे में बताती है। इसके अलावा व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैसे, वो फ्यूचर को कैसे एनालाइज करते हैं, वो क्या सोचते हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस को 5 साल के बाद, कहां रखते हैं अपने बिजनेस को 5 साल के बाद। दैट इज फ्यूचर प्रोजेक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पेनल्टीज इम्पोज्ड अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टीज कौन सी इंपोज हुई? क्या आप बीइंग एन इन्वेस्टर
या बीइंग अ अदर स्टेक होल्डर से या सप्लायर से या क्रेडिटर से या डेटर, बीइंग अ एम्प्लॉय, क्या आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम बहुत सारी पेनल्टीज पे करता हो? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बार बार पेनल्टी पे करता है ना, तो इन डार्क सिचुएशन में ऐसे बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट एफिशिएंट ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से कौन सी टाइम बाउंडेशंस के साथ काम करना है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना बच्चे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसका स्टेक होल्डर उसका कभी साथ नहीं देता। तो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर रिपोर्टिंग, जिसमें हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे। मैं इस वीडियो को एंड करता हूं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रिकवर करके आपके सामने दिया हुआ है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये जो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना बच्चे, ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, जो इन्फॉर्मेशन कैसी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, awards achieved by the organization and penalty imposed by any regulator, इसके बारे में बताता है। सेकंड नंबर ध्यान से, ओवरव्यू ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी पर्टिकुलर ईयर की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में किस तरीके से एनवायरमेंट को हार्म हुआ है, या हम ऐसे बोले सोसाइटी को हार्म। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के बच्चे तीन तरीके आपके सामने एक्सप्लेन है। तीन तरीके से हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देते हैं, कस्टमर्स को या अदर स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, जो आप सेक्शन 134 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आप पढ़ते थे, अटैच होती है। एक इसके बाद आ रहा है CSR रिपोर्ट, जो आपने सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ा। तो सेक्शन 134 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते थे, बोर्ड रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ते थे। सेक्शन 135 कम्स द CSR रिपोर्ट, CSR के बारे में पढ़ते हैं। एंड देन कम्स द न्यू रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा। अब जो ये तीन रिपोर्ट्स है ना, बोर्ड रिपोर्ट, CSR रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, दिस विल बी डूइंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया और आपको यह भी पता लग गया कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे किस चीज को, बोर्ड रिपोर्ट को, CSR रिपोर्ट को, एंड देन कम्स द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है बच्चे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।